नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय विद्यार्थी मित्रों पाठ 2 में आज हम संपत्ति और कल्याण की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, संपत्ति और कल्याण। संपत्ति क्या है और कल्याण क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है कि जिसके पास संपत्ति है उसी का कल्याण है, जिसके पास संपत्ति नहीं है उसका कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास भौतिक सुख सुविधा नहीं है। इसके लिए तो विद्यार्थी मित्रों पाठ 2 में संपत्ति का अर्थ और उसके लक्षण। संपत्ति का अर्थ अगर हम देखें तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की व्याख्या संपत्ति के शास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्र की व्याख्या संपत्ति के शास्त्र के रूप में दी, और तभी से उनके परिभाषा देने के बाद से ही आर्थिक अध्ययन में संपत्ति का अर्थ और उसका महत्व की चर्चा होने लगी। उसके पहले नहीं हुआ करता था, नहीं होती थी। कोई भी प्रोफेसर ऐसी कोई संपत्ति के परिभाषा नहीं दिए थे, लेकिन इनके देने के बाद ही उसकी चर्चा यहाँ पर होने लगी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों दूसरे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो अल्फ्रेड मार्शल ने संपत्ति का अर्थ बताते हुए कहा कि जो वस्तु उपयोगी हो, ध्यान से देखिएगा, जो वस्तु उपयोगी हो, कमी वाली हो, जिसका विनिमय होता हो, विनिमय योग्य हो, और जिस पर व्यक्तिगत मालिकी संभव हो, उसे संपत्ति कहा जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये जो परिभाषा के अंदर 4 बॉक्स मैंने बनाए हैं। क्या बनाया है? जिस वस्तु, जो वस्तु है, वस्तु उपयोगी हो, कमी वाली हो, विनिमय योग्य हो, और उस पर व्यक्तिगत मालिकी संभव हो। ऐसी कौन सी संपत्ति होती है? भौतिक संपत्ति। ठीक है, कौन सी संपत्ति? भौतिक, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऐसी संपत्ति। तो ये परिभाषा के साथ साथ विद्यार्थी मित्रों आपके लक्षण भी आ गए। अगर आप प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको लक्षण के मुद्दे याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि ये परिभाषा अच्छी तरह से लिखकर याद करनी है, ताकि आपके लक्षण भी इसी में याद हो जाएं। अब जो लक्षण दिया हुआ है संपत्ति का, देखिए, संपत्ति में उपयोगिता का गुण रखते हैं। अगर घर है तो उसका उपयोग है, अगर गाड़ी है तो उसका उपयोग है, अगर मोबाइल है तो उसका उपयोग है, सोना चांदी है तो उसका उपयोग है। ऐसी कोई भी संपत्ति है जिसका हम उपयोग करते हैं वही संपत्ति है। इसलिए संपत्ति में किसका गुण रखते हैं? उपयोगिता का गुण रखते हैं। पहला पॉइंट है। तो मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने का गुण अर्थात उपयोगिता का गुण, मानवीय आवश्यकता संतुष्ट करने का गुण अर्थात उपयोगिता का गुण। जो मनुष्य की आवश्यकता है वो, उसे संतोष कहाँ से प्राप्त होगा? आपकी इच्छा है बाइक चलाने की, अगर आप बाइक लाते हो तो बाइक संपत्ति है, उसकी उपयोगिता, आप उसे चला रहे हो तो उसके अंदर से जो तुष्टि गुण आपको मिलता है वह उसका उपयोगिता का गुण है। आपको बड़ा मकान चाहिए तो मकान आप खरीदते हो, उस घर के अंदर आप रहते हो, उस मकान के अंदर आप रहते हो, उस मकान का आप उपयोग कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या है? उपयोगिता का गुण है। उपयोगिता का गुण रखने वाली जो भी वस्तु है वह संपत्ति है। ठीक है, संपत्ति का प्रथम लक्षण है कि वह मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट करने का गुण रखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मकान का उदाहरण है, वाहन मतलब मोटरसाइकिल का उदाहरण है, सोना चांदी। अगर आपको सोना चांदी पसंद है, आप उसे पहनते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके अंदर उपयोगिता का गुण है, आपको तुष्टि गुण मिल रहा है, इसलिए वो क्या है? संपत्ति है। और ये सारी चीज़ें होने से आपका कल्याण हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला पॉइंट विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे पूरा होता है।
दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उसकी कमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कमी। घर, मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी जो कुछ भी होता है, जब उसकी कमी होती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जिसकी कमी होती है उसका उपयोगिता बहुत ही बारीकी और ध्यानपूर्वक देखने को मिलता है। जिस वस्तु की कमी नहीं होती है वो उस वस्तु का उपयोग लोग लापरवाही से करते हैं, अतिरिक्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फिजूल करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पानी का अगर मैं उदाहरण लूँ तो आपके घर पे जो पानी आता है उसका कोई उपयोगिता नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन पीने योग्य जो शुद्ध पानी है उसके अंदर उपयोगिता मूल्य है, उसके अंदर कीमत है, उसका जो है वैल्यू है। इसके लिए अगर आपके घर का जो बगीचा है और सार्वजनिक जो बगीचा है, तो सार्वजनिक बगीचा का जो लोग उपयोग करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि वो कमी वाली नहीं है। उसमें जो भी व्यक्ति जाएगा उसे भरपूर मात्रा में उसे उपयोग करने को मिलता है। लेकिन आपके बगीचे का उपयोग सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, इसलिए वह कमी वाली है। इसलिए इसके अंदर देखते हैं, वस्तु में उपयोगिता का गुण होने के साथ उसमें कमी का गुण होना भी चाहिए, क्योंकि कमी वाली वस्तु में ही विनिमय मूल्य होता है। जो कमी वाली होती है उसमें ही विनिमय होता है। हवा है तो हवा का कोई लेन देन नहीं कर सकता, कोई विनिमय नहीं कर सकता। सूर्य प्रकाश है, उसका कोई विनिमय नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं कर सकता है। लेकिन आपके घर के अंदर जो एसी लगा हुआ है, जो पंखा चल रहा है, उसका उपयोगिता है, उसकी कमी है, क्योंकि एसी आपने बाहर नहीं लगाया है, अपने घर के अंदर लगाया है, इसलिए वो कमी वाली है। सर्वसुलभ वस्तुएं सभी को बड़ी सरलता से मिल जाती है। अभी मैंने उदाहरण दिया, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, बगीचा, सार्वजनिक क्षेत्र का। ठीक है, ये सारी आ गई। इसलिए उन्हें संपत्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका विनिमय नहीं हो सकता है। इसलिए तो विद्यार्थी मित्रों, जिसको हम अपने उपयोग के लिए उपयोग में लेते हैं वह कमी वाली है, उसे संपत्ति कहते हैं। और जो सर्वसुलभ हो, सबको सरलता पूर्वक मिलती हो, उसे संपत्ति नहीं माना जा सकता। तीसरा पॉइंट है, भौतिक अथवा बाह्य रूप धारण करते हैं। भौतिक, घर, मकान, जमीन, जायदाद आ गया। बाह्य रूप, अगर आपका घर, मकान, जमीन, जायदाद है तो बाहर दिखाई दे रहा है, बाह्य रूप धारण कर रहा है, उसमें ये शामिल होता है। ठीक है, व्यक्ति में निहित ज्ञान, देखिए ज्ञान, समझ, कला, यह संपत्ति नहीं है। आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप कितने समझदार हो, आपके अंदर कौन सी कला है, ये संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो क्या था, बाह्य रूप धारण होना चाहिए। ये बाहर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, भौतिक नहीं है, इसे आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, इसका विनिमय नहीं कर सकते हो, इसका लेन देन नहीं कर सकते हो। इसलिए ठीक है, इसका विनिमय नहीं हो सकता, यह संबंधित व्यक्ति के पास ही होती है। या आप समझदार हो, आपके अंदर गुण, कला, कौशल भरा हुआ है, आप उसे किसी को दे नहीं सकते हो, तो ये संपत्ति नहीं है। आप अपनी पुस्तक, अपना पेन, अपनी गाड़ी अगर किसी को दे सकते हो, ये सारी क्या है, संपत्ति है। यह आंतरिक गुण है, आपके अंदरूनी प्राकृतिक, आपको जो कुदरती मिला हुआ, ये सारे गुण आपके अंदर है, जो संपत्ति नहीं है। इन गुणों के द्वारा आपने जो वस्तु खरीदकर जो प्रॉपर्टी बनाई है, उसे संपत्ति कहते हैं। एक बात की यहाँ पे चर्चा होगी, एक बात यह विशेष याद रखना होगा, अनिवार्य है कि किसी भी एक विचार को नोट करके उसे संपत्ति के रूप में पेश करने के कानून को विश्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। उस निश्चित विचार का क्रय विक्रय हो सकता है। जैसे एक वकील है, वह क्या करता है, अपने ज्ञान से, अपने समझ शक्ति से किसी एक व्यक्ति का केस लड़ता है और उसे न्याय दिलाता है। न्याय दिलाने के बदले में उसे रुपए मिलते हैं और उन रुपए से वह भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करता है। तो यह संपत्ति है। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञान है, जो कला है, जो कौशलता है, वह किसी न किसी व्यक्ति के काम आया, इसलिए आपने उसका विक्रय किया, उसका लेन देन किया, इसलिए उसे विश्व स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसलिए उसे संपत्ति कहते हैं। यहाँ पर एक विचार करने की शक्ति है। विचार करने की शक्ति मतलब, मैं यहाँ पे आपको दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण, एक वैज्ञानिक है, वह कोई एक खोज करता है
और खोज करके वह जो भी प्रोजेक्ट तैयार करता है वह सरकार को दे देता है, और सरकार क्या करती है, उसके द्वारा आगे कोई भी कार्य जिस पर वो खोज किया हो वैज्ञानिक, उसे क्या करती है, आगे के लिए बढ़ा देती है। लेकिन उसने क्या किया, जो प्रोजेक्ट तैयार किया उसने सरकार को बेच दिया, उसके बदले में उसे पैसा मिला, तो यहाँ पर तो संपत्ति का लेन देन हो गया, क्योंकि उसका जो विचार शक्ति थी, विचार शक्ति के द्वारा उसने प्रोजेक्ट तैयार किया और प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद उसका विक्रय किया। लेकिन उस वैज्ञानिक के दिमाग के अंदर जो कुछ भरा हुआ है, क्या उसका कोई लेन देन कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसलिए वो संपत्ति नहीं। आप लोग मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कहानी देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो जो व्यक्ति फिल्म बनाता है उसे पहले लिखता है, तो क्या करता है, बनाने के बाद, लिखने के बाद उसका विक्रय करता है, वो संपत्ति है। लेकिन जिस दिमाग से, जो समझ शक्ति से उसने बनाया, लिखा, उसको उसने बेचा नहीं, इसलिए वो संपत्ति नहीं। मित्रों, अब हम संपत्ति और कल्याण के चौथे पॉइंट का जो लक्षण है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विनिमय योग्य होनी चाहिए। विनिमय योग्य मतलब लेन देन हो, एक जगह से दूसरी जगह पे उसका विनिमय हो सके, लेन देन हो सके, ऐसी संपत्ति की यहाँ पे बात की जा रही है। जो उपयोगी हो, पहले हम देख चुके हैं, किंतु विनिमय पात्र ना हो, इसे ध्यान दीजिए। उपयोगी हो परंतु विनिमय पात्र ना हो तो उसे संपत्ति नहीं कहते हैं। उपयोगी है परंतु उसका विनिमय हम कर सकते नहीं हैं। ठीक है, आपके पिताजी आपको सलाह दे रहे हैं पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि के लिए, कोई अन्य काम के लिए। अब आपके लिए तो बहुत उपयोगी है, आपके लिए क्या है, बहुत उपयोगी है, परंतु उसका विनिमय नहीं हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है, आप खाली उसे स्मरण कर रहे हैं, इसलिए वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति का महत्वपूर्ण लक्षण उसकी विनिमय क्षमता है। जो संपत्ति है उसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, विनिमय क्षमता, कि उसे अधिक से अधिक कितना ज़्यादा विनिमय किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह से वस्तु देकर अन्य वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। आगे हम वापस साटा पद्धति पर, प्राचीन समय वाली, गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में दाल, दाल के बदले में घी, घी के बदले में कपड़े, इस तरह से प्राचीन समय में जो साटा पद्धति होती थी वह विनिमय की बात यहाँ पे की जा रही है, कि मतलब एक वस्तु देकर अन्य वस्तु को प्राप्त करना, जिसे संपत्ति कहते हैं। संपत्ति व्यक्ति की वर्तमान आवश्यकता तो संतुष्ट करती ही है। जो संपत्ति होती है वह व्यक्ति की वर्तमान, आज की जो आवश्यकता है, जो जरूरियात है, उसे तो पूरा करती है, परंतु भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं में भी सहायक होती है, उसे भी पूरा करती है। उदाहरण के तौर पर, आपने मकान खरीदा, आज आप मकान के अंदर रह रहे हो, तो आज आपका रहने की जो आवश्यकता है वह मकान पूरा कर रहा है। लेकिन भविष्य में अगर कोई ऐसी अड़चन, मुसीबत या बड़ा काम आ जाए आपके जीवन में और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस समय अगर आप इस मकान को बेचकर उस कार्य को करते हो, तो वर्तमान में आप उस घर में रहते थे तो आपकी एक आवश्यकता पूरी हो रही थी। भविष्य में आप किसी मुसीबत में हैं तो उस संपत्ति को, उस मकान को बेचकर दूसरी आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं। उसी तरीके से सोना और चांदी, आज आपने जो भी सोना चांदी खरीदा है, जो भी दागीना खरीदा है, जो भी वस्तु सोने चांदी की आपने खरीदी की है, वह आज की आवश्यकता आपकी पूरी कर रहा है। लेकिन भविष्य में अगर कोई बीमार हो जाए, कोई बड़ा काम करना हो, आपके पास पैसे ना हो, तो इस दागीने को, इस सोने चांदी की वस्तु को आप भविष्य में बेचकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो वह वस्तु क्या हुई, आज के वर्तमान में भी आपके काम में आ रही है, आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, और भविष्य में भी क्या कर रही है, आपकी आवश्यकता को पूरा करती है। अब विद्यार्थी मित्रों, पांचवा पॉइंट है टिकाऊपन का गुण। टिकना, स्थिर रहना। क्या रहना, स्थिर रहना। संपत्ति में टिकाऊपन का गुण होना चाहिए, तो उसे हम संपत्ति मानते हैं। जो वस्तु या सेवा नाशवान है, जो वस्तु या सेवा नाशवान, नष्ट हो जाना, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता,
उसे संपत्ति नहीं कहते हैं। बिस्किट है गल जाएगा, सब्जी है सड़ जाएगी, ब्रेड है खराब हो जाएगा, ऐसी जो दूध है फट जाएगा, ये सब जो वस्तुएं हैं इन्हें हम संपत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि ये लंबे समय तक टिक नहीं सकते। नाशवान वस्तुएं हैं, घर मकान जमीन जायदाद सोना चांदी इत्यादि जो शेयर वगैरह हैं, जो कंपनी के आप शेयर खरीदते हो, ये सब क्या है, लंबे समय तक टिके रहते हैं, इन्हें हम संपत्ति कह सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जमीन है, मकान है, शेयर है इत्यादि को हम टिकाऊ संपत्ति के नाम से जानते हैं, इन्हें हम टिकाऊ संपत्ति कह सकते हैं। जमीन आपने खरीदा है, भविष्य में आप बेच सकते हो, आज वर्तमान समय में आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, भविष्य में कोई तकलीफ हुई तो इसे बेचकर अपनी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। उसी तरीके से मकान का उदाहरण देखा आपने, और फिर शेयर, किसी कंपनी का अगर आपने शेयर लिया है तो शेयर में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि अगर हम आज वर्तमान समय में शेयर खरीदे हैं तो उस कंपनी के शेयर भविष्य में भी कभी बेचे जा सकते हैं। तो ये जो इत्यादि जो है ये संपत्ति हैं इस तरह से, क्योंकि वर्षों तक उसका अस्तित्व क्या होता है, रहता है। ये जो भी जमीन है, मकान है, शेयर है, इनका जो अस्तित्व है लंबे समय तक रहता है। यहाँ पर एक श्रमिक है, उसका श्रम शिक्षक का शैक्षणिक कार्य है। जो शिक्षक है वो श्रमिक है, वो जो पढ़ाता है उसका श्रम है। किसान एक श्रमिक है, जो काम करता है वो श्रम है, ठीक है। तो शैक्षणिक कार्य करता है शिक्षक। किसान के द्वारा उत्पादित नाशवान वस्तुएं संपत्ति नहीं है। शिक्षक श्रमिक है, श्रम का कार्य करता है शैक्षणिक में, वह संपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके पढ़ाने से कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, कोई घर मकान नहीं आ रहा है, ठीक है। वह क्या दे रहा है, शिक्षा ज्ञान दे रहा है, उसका विनिमय नहीं हो रहा है, उसे क्या हो रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, उस पर चिंतन किया जा रहा है। इस तरह से जो किसान है वह जो भी वह नाशवान वस्तुओं का उत्पादन करता है वह संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम गेहूं को लंबे समय तक नहीं रख सकते, सब्जी को लंबे समय तक नहीं रख सकते, वो क्या होगी, लंबे समय तक उसे नहीं रखा टिकाया जा सकता है, सड़ जाएगी, नाश हो जाएगी। यदि नाशवान वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहित करने की व्यवस्था की खोज की जाए तो, आज के वर्तमान टेक्नोलॉजी के युग की बात हो रही है कि अगर नाशवान जो वस्तुएं हैं जैसे आलू है तो ये क्या है, सड़ जाएगा, लंबे समय तक हम इसे नहीं रख सकते। लेकिन अगर उसे संग्रहित लंबे समय तक रखना है, ऐसी कोई खोज की जाए तो वर्तमान समय में जो संपत्ति नहीं है वो भविष्य में संपत्ति होगी। कैसे, देखिए जो आज संपत्ति नहीं है वो कल संपत्ति हो सकती, कैसे, कोल्ड स्टोर में रखने से। अगर आलू आप खेत में से निकाल कर कोल्ड स्टोर में ले जाकर रखते हो तो 1-2 साल के बाद कोल्ड स्टोर में से लाओगे तो वह संपत्ति मानी जाएगी। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर जो आज संपत्ति नहीं थी लेकिन उसका ऐसी व्यवस्था की गई कि भविष्य में वह संपत्ति हो तो उसे संपत्ति माना जा सकता है, जैसे कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू या कोई भी वस्तु।